गुड मॉर्निंग क्लास 10। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जो आपका सेशन चल रहा था मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट वीडियो क्या, ये लास्ट वीडियो है। इससे मैं आपका ये विजुअल कम्युनिकेशन के बाद ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट एक पॉइंट रह गया था जो कि इस लास्ट वीडियो में नहीं कवर हो पाया था, तो उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा ये कम्युनिकेशन साइकिल, उसके बाद के सारे मतलब ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। ये यूनिट जो है अभी कम्युनिकेशन स्किल्स वाली यूनिट है। यूनिट क्या है, इसमें कई सारी छोटी छोटी यूनिट है, थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसको इस महीने कवर कर लेंगे जिससे कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी आगे बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अभी आपके 1 2 3 4 5 आपके बड़े बड़े चैप्टर बाकी हैं। ठीक है, तो 15-15 दिन में उसको कवर करके किसी तरह से जनवरी तक आपका कोर्स कंप्लीट करने का एक टारगेट है कि जनवरी तक आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए। जैसे भी अगर स्कूल खुल जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो फिर क्लासेस होंगी ही लंबी लंबी, उसमें कंप्लीट हो ही जाएगा। नहीं भी स्कूल खुलेगा तो वीडियो जब तक नहीं खुल रहा तब तक वीडियोज़ के थ्रू उसे कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, वीडियो देखें ना देखें वो तो आपकी चॉइस है, लेकिन मेरा काम तो है उसको पूरा कोर्स को कंप्लीट कराना। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका ये जो लास्ट टॉपिक आपका है ये सेशन 1 जो है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसका लास्ट टॉपिक है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हम विजुअली देखकर भी जान जाते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें आता है रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग हज़ारों लाखों साल तो नहीं, लेकिन आज से 40,000 साल पहले तो लगभग बनी है। रॉक पेंटिंग्स जो हैं अजंता एलोरा या बहुत सारी ऐसी रॉक पेंटिंग्स हैं जो केव्स मिली हैं, उनमें पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो उस समय के जो लोग रहे होंगे 40,000 साल पहले, 30,000 साल पहले, उन्होंने कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाई जिससे कि उन्होंने एक तरह का मैसेज दिया। भाई उस समय कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो था नहीं, तो उन्होंने जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं, जो आने वाली उनकी जनरेशंस है, वो ये समझ सके कि सालों पहले कैसे रहन सहन था, क्या चीज़ें थी। तो उस पर रॉक पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो वो भी एक तरह का विजुअल कम्युनिकेशन है कि उन्होंने कि अपने भाई वो जिस समय थे उससे हज़ारों साल आगे के लोग जो होंगे वो उसको देखकर ये समझ पाएंगे ये सारी चीज़ें क्या हैं। भाई पिछले कुछ सालों से जब चीज़ें एडवांसमेंट स्टार्ट हुआ है, पिछले लगभग 150 सालों से, तब से जाके ये सारी चीज़ों पे गौर किया गया। सारी चीज़ें हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में इंट्रोड्यूस की गई कि उस समय लोग कैसे रहते होंगे, उनका रहन सहन क्या होगा, खान पान क्या होगा, किस तरह लोग रहते थे। तो वो रॉक पेंटिंग्स भी बहुत बड़ा एक एविडेंस है जो ये हमें उस टाइम के बारे में, जो अर्ली वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड है, उस सब के बारे में बताता है। और उससे और भी पुराने टाइम में जब मतलब अर्ली ह्यूमंस जब आए थे, ये सब आपने नेम सुने होंगे SST में, तो उन सब के बारे में बताता है कि रॉक पेंटिंग भी एक तरह का विजुअल कम्युनिकेशन है। ये भी इससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग किस तरह से रहते थे, क्या करते थे। डायग्राम्स होते हैं। डायग्राम जैसे आप लोग बायो में डायग्राम बनाते हो, तो डायग्राम इसलिए तो बनाया जाता है कि भाई टीचर कहता है कि डायग्राम बना दोगे फुल मार्क्स मिलेंगे। वो क्यों लगता है? क्योंकि थ्योरी पढ़ के भाई थ्योरी पढ़ के टीचर सब एग्जामिनर है, वो थ्योरी पढ़ेगा, आपकी थ्योरी पढ़ेगा तो पूरा आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। डायग्राम आपने सही से बनाया और एक झटके में देखेगा, सालों से वो भी पढ़ा रहा है, वो डायग्राम देखते ही जान जाएगा कि इसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं वो सब सही लिखी हैं। तो डायग्राम का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। डायग्राम बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देता है। इसीलिए साइंस में बहुत जगह पे या और भी सब्जेक्ट्स में बहुत जगह पे डायग्राम का यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो जो भी टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक क्लियर हो जाए। ज़्यादातर बायो में आपके डायग्राम्स बनते हैं बहुत सारे, तो वो सारी उसमें आप वो जो भी चीज़ें होती हैं वो वर्बली तो लिखी ही होती है, मतलब उसमें रिटन में तो रहती है, वर्बली नहीं होती है, रिटन में होती हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन रिटन में होने के साथ साथ डायग्राम से समझने में आसानी होती है। एक बार आप डायग्राम उसका देख लेते हो तो आपको थोड़ी क्लियरिटी और ज़्यादा हो जाती है। फिल्म भी हमारा सबसे बड़ा विजुअल कम्युनिकेशन है। विजुअल क्या हो तो मतलब उसमें आवाज़ भी सुनाई देती है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी तो था जब ऐसी फिल्म थी जिनमें आवाज़ नहीं होती थी। भाई जब फिल्में स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में उसमें आवाज़ होती ही नहीं थी। बहुत पुरानी फिल्में हैं जो 1920 के आसपास की मूवीज़ हैं, जो चार्ली चैपलिन का नाम आपने सुना होगा, एक एक्टर थे, उनकी तो सारी मूवीज़ ही लगभग बिना आवाज़ वाली मूवीज़ हैं, लेकिन वो आज भी देखो तो अच्छी लगती हैं। कॉमेडी मूवीज़ बनाई गई हैं, उसको देख के काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है, स्टोरी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है खाली मूवीज़ देख के, बिना किसी साउंड के। तो वो भी हमारा विजुअल कम्युनिकेशन है कि किस तरह वो बिना आवाज़ के भी उसको मूवीज़ बनाते हैं और उनसे सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं कि उसमें क्या सीन चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। भाई ये आवाज़ वाली मूवीज़ तो बहुत बाद में स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में वो बिना आवाज़ वाली मूवीज़ ही चलती थी। ठीक है, तो फिल्म भी हमारा एक विजुअल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मीडियम है। थर्ड, उसके बाद आता है बुक्स। बुक्स में क्या है? बुक्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप बुक्स को देखोगे, उसमें पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगी। तो वो भी तो विजुअल कम्युनिकेशन है, विजुअली ही सारा काम हो रहा है। भाई जो आदमी नहीं देख सकता वो कहाँ बुक्स पढ़ पाएगा? उसके पढ़ने के लिए दूसरा सिस्टम है, लेकिन नॉर्मली तो वो नहीं पढ़ पाएगा। नॉर्मल जनरल यूज़र देख कर ही बुक्स पढ़ते हैं, उसको समझ सकते हैं। मैप है, किसी भी एरिया को समझने के लिए मैप की ज़रूरत पड़ती है। भाई बड़ा एरिया है, वो एरिया को आप कितना भी, आप किसी शहर में रहते हो तो शहर को थोड़ी दूर तक आप देख सकते हो ना, पूरे शहर को थोड़ी ना देख सकते हो।
लेकिन मैप होते हैं वो पूरे शहर को भी, आपको शहर के भी मैप होते हैं, स्टेट के भी मैप होते हैं, कंट्रीज़ के भी मैप होते हैं, वर्ल्ड का भी मैप होता है। तो उस मैप से बहुत सारा आइडिया लगता है, कौन सी कंट्री कहाँ पे, कौन सी चीज़ें कहाँ पे कहाँ पे। मैप आप लोगों ने किया है SST में, तो काफ़ी कुछ देखा है आपने, अभी भी करते होंगे, मैप फिल कराए जाते हैं, सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो वो मैप भी अपना आप में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का वे होता है, जो कि हमें बताता है कैसे कैसे कौन सी चीज़ें कहाँ पे होती हैं। चार्ट्स बनते हैं, आप लोगों ने खुद चार्ट्स बनाए हैं बहुत सारे, जो भी आप लोगों को दिया जाता था, वर्क दिया जाता था, उसमें आप लोग चार्ट बनाते थे। तो चार्ट भी एक तरह का विजुअल कम्युनिकेशन है, चार्ट में वो चीज़ें डिस्क्राइब की जाती थी। मैथ में, साइंस में, सबने बहुत सारे चार्ट्स बनाए हैं, कंप्यूटर में भी बनाए हैं। जो पहले लोग स्टूडेंट स्टार्टिंग में थे, जो छोटी क्लास में थे, आप ही लोगों की क्लास में जब नए नए आए थे, तो उन लोगों ने भी बहुत सारे चार्ट्स वार्ट्स बनाए हैं। ठीक है, तो जो लास्ट में आता है, उसके बाद आता है आपका पोस्टर। पोस्टर आप लोग देखते हो, मूवीज़ के पोस्टर हैं या किसी चीज़ के ऐड के बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं रोड्स पे, जगह जगह बैनर लगे होते हैं, बहुत सारे बैनर पोस्टर सब एक ही चीज़ है। तो वो भी हमें कम्युनिकेट करते हैं। भाई आप लोग रोड पे जाते हो, देखते हो वहाँ पे कोई कोचिंग है, जो आप लोग कोचिंग के बारे में, आपको मान लो आपको मैथ पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, आपको नहीं जानकारी है, आप गए कहीं पर भी, आपने देखे वहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, तो उससे ये लगता है कि हाँ फला टीचर है जो इस तरह की कोचिंग चलाता है। या कोई मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, आज के टाइम पे तो उतना पोस्टर का यूज़ नहीं होता है मूवीज़ के लिए, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो जब मूवी रिलीज़ होती थी तो पूरे शहर भर में, जैसे सिनेमा हॉल पे बाहर तो पोस्टर लगा ही होता था, बाकी जगह भी पूरे शहर भर में पोस्टर लग जाते थे कि फला सिनेमा हॉल में कि जैसे दर्पण में ये मूवीज़ चल रही है। तो उससे भाई जो उस एरिया में नहीं रहता वो भी जान जाएगा कि हाँ मूवी चल रही है, उसके लिए टाइम निकाल के देखने जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी हमारा एक विजुअल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मीडियम है। सिर्फ पोस्टर देख के आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और इस तारीख से इस सिनेमा हॉल में रनिंग में है, तो समय निकाल के पहुँच लो वहाँ पे। ठीक है, साइंस बने होते हैं बहुत जगह पे, देखते हो एरो बने होते हैं बहुत जगह पे, या जैसे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उनमें लाइट्स लगी होती हैं, तो उस लाइट से भी हमें पता चलता है ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, वो सारी चीज़ें हैं। रेलवे में भी इस तरह लाइट्स का यूज़ करते हैं, ग्रीन और रेड और येलो लाइट का यूज़ करते हैं सिग्नल देने के लिए। उसी तरह अलग अलग जगह पर साइन लगे होते हैं, बहुत जगह जाओ कहीं एग्ज़ाम देने, वहाँ एरोज़ बने होते हैं कि अगर आपको किस रूम में जाना है वहाँ पर उसके पेजेस चिपके होंगे, एरो इंडिकेशन लगा होगा कि इस तरह से होते हुए आपको सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये साइंस भी बहुत हमारे मायने रखते हैं। बहुत सारे साइंस होते हैं, अलग अलग चीज़ के अलग अलग साइंस यूज़ किए जाते हैं। लास्ट में आता है का ग्राफ आप सब लोगों ने बनाया है। ग्राफ का यूज़ होता क्या है, बनाते समय सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसका बेसिक यूज़ नहीं पता है। भाई जो मैथमेटिकल डेटा आपका गिवन है उसको ग्राफ के फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है, उससे आपको पता चलता है कि वो डेटा में किस तरह से फ्लक्चुएशन हो रहा है। जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे डेटा हैंडलिंग वाले 6th 7th 8th में, इसमें शायद 10th में भी ग्राफ वाला चैप्टर होगा ही, मेरे हिसाब से है, इसमें भी है। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, उसमें आपके ये हिस्टोग्राम और ये सारे चैप्टर भी आपके, ये सारे टॉपिक्स भी आपके मैथ में हैं, इसी साल वाली मैथ में होंगे, तो उसके भी अपने अपने ग्राफ बनते हैं। तो वो ग्राफ डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए होता है। उस ग्राफ को देख के पता चल जाता है कि डेटा हमारा किस तरह का है, कहाँ किस ईयर में कितनी क्या सेल हुई, क्या हुई, वो सारी चीज़ें उनका अंदाज़ा लग जाता है। तो ये सब जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये सब हमारा विजुअल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, किस तरह से विजुअली चीज़ों को बिना एक्सप्लेन किए, बिना वर्बल कम्युनिकेशन के विजुअली भी बहुत सारा कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो ये सारे उसके अलग अलग मीडियम हैं जिससे हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट आपका आता है जो इसी चैप्टर का सेशन 2 है, कम्युनिकेशन साइकिल। यहाँ तक मैंने लिखवाया भी है शायद कॉपी में, उसको पढ़ा आप अब रहे हैं। तो कम्युनिकेशन साइकिल में क्या होता है कि मतलब जो कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेशन करता है, उसकी भी एक साइकिल इन्होंने बनाई। साइकिल का मतलब उसमें अलग अलग प्रोसेसेस को, उसको अलग अलग पार्ट में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो वैसे तो नॉर्मली हम लोग वर्बली या किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, तो इसको एक प्रोसेस के फॉर्म में इन्होंने दिखाया है किस तरह से वो प्रोसेस के फॉर्म में होती है। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस वन पर्सन इज सेंडर हु कन्वे अ मैसेज टू अनदर पर्सन। किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक आदमी सेंडर होता है जो मैसेज कन्वे करता है एक रिसीवर, जो जिसके पास मैसेज जाता है वो रिसीवर होता है। व्हेन द रिसीवर गेट द मैसेज ही एक्नॉलेज इट एंड सेंड बैक अ रिस्पॉन्स। और जब वो रिसीवर उस मैसेज को रीड कर लेता है तो उसके बाद वो उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स देता है। दिस लीड टू अ प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस नोन एज कम्युनिकेशन साइकिल। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जनरली देखें तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अब वो थियोरेटिकली इसको एक्सप्लेन करना है तो कैसे उसको करेंगे। तो जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है तो वो उसके बीच में जो भी सारी चीज़ें होती हैं, मैसेज करता है, कुछ भी करता है, मेल करता है, तो ये सारी चीज़ की जो बीच की प्रोसेस होती है, तो इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। किस तरह से कम्युनिकेट करने में अलग अलग फेजेस का यूज़ किया जाता है। तो जनरल जो आमने सामने कम्युनिकेशन होता है तो उसमें सीधे सीधे बातचीत हो जाती है,
लेकिन एक अगर हम एक ले कि मैसेजिंग वाली बात, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें कैसे कैसे पार्ट में वो मैसेज आगे जाके फॉर्म होता है और किस तरह से रिसीवर के पास पहुंचता है, किस तरह से उसका रिप्लाई आता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा, जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है आप लोगों का, ठीक है, तो सबसे पहले आता है सेंडर, जो मैसेज को जनरेट करता है। हमको अगर मैसेज किसी को भेजना होगा तो पहले हम मैसेज को टाइप करेंगे, उस मैसेज को जनरेट करेंगे, उसके बाद हम सेंडर हुए, हम जो भेजने वाला होता है सेंडर होता है और जिसके पास मैसेज पहुंचता है वो रिसीवर होता है। तो मैसेज हमने पहले टाइप किया, फिर मैसेज कोडेड होगा। कोडेड का मतलब मान लो वो हम जब टाइप करके अपनी लैंग्वेज में भेजते हैं तो बाद में आगे चल के वो एक बाइनरी लैंग्वेज या कंप्यूटर के समझने के लिए जो लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद जिस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू वो मैसेज जाना होगा उसके थ्रू जाएगा। चैनल का मतलब यहाँ पर व्हाट्सएप, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं तो व्हाट्सएप वो चैनल है। अगर हम लोग जीमेल के थ्रू भेज रहे हैं तो जीमेल वो चैनल है जिसके थ्रू वो मैसेज सेंड हो रहा है। ठीक है, अगर हम टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं तो वो कंपनी जिसका हम मोबाइल यूज़ करते हैं वो कंपनी हमारा वो चैनल है जिसके थ्रू वो टेक्स्ट मैसेज जा रहा है। तो पहले उस चैनल पे जाएगा, फिर उस चैनल से वो आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ने के बाद यहाँ मैसेज जो आता है आपका नेक्स्ट आपका आता है मैसेज परसीव। मैसेज परसीव से मतलब ये है कि मतलब वो मैसेज उस दूसरे मोबाइल तक पहुंच गया है। यहाँ परसीव्ड और रिसीव्ड दोनों अलग अलग है। परसीव्ड का मतलब वहाँ तक पहुंचकर वो प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, फिर वो जो कोडेड मैसेज था वहाँ पर उसकी डिकोडिंग होती है। जैसे हमने जिसको भेजा है तो वहाँ पर वो दूसरे आदमी के पास जाएगा तो बाद में उसी चैनल के थ्रू उसकी डिकोडिंग होगी। डिकोडिंग होने के बाद जो भी मैसेज जिस भी लैंग्वेज फॉर्म में हमने भेजा था, इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में लिखा था, वापस एज इट इज़ रिसीवर के मोबाइल में डिस्प्ले करने लगेगा। ठीक है, ये सारी प्रोसेस होती है, लेकिन वही बात है ना कि सब इतनी फ्रीक्वेंटली होती है कि हमें पता नहीं चलता है। तो कोई नॉर्मली अगर उसको हम व्हाट्सएप से रिलेट करते हैं क्योंकि वो जनरल चीज़ है, आप लोग सब लोग यूज़ करते हैं, सबको पता है, तो उसमें चीज़ जल्दी समझ में आएगी कि एक जगह से मैसेज टाइप हुआ, फिर वो मैसेज कोड हुआ, कोडेड फॉर्म में गया, क्योंकि वो इंग्लिश में नहीं, वो कोडेड फॉर्म में जाता है। उसके बाद वो जिस चैनल के थ्रू सेंड होना उस चैनल के थ्रू सेंड हुआ, उसके बाद वहाँ पहुँच गया जहाँ पहुँचना है, लेकिन अभी डिकोडिंग नहीं हुई। पहले डिकोडिंग के लिए वो रेडी है, फिर डिकोडिंग हुई, डिकोडिंग होने के बाद वो रिसीवर को समझ में आ गया कि हमारा जो मैसेज आया है वो क्या है। लास्ट में होता है फीडबैक। उसके बाद फिर वही प्रोसेस फिर से परफॉर्म होगी और वो जो रिसीवर है वो वापस अपना फीडबैक देगा। फीडबैक दो तरीके से हो सकता है कि या वो फीडबैक भाई उस पर टिक लग गया, मैसेज पहुंच गया, ब्लू हो गया, वो टिक डबल टिक जो लगते हैं वो ब्लू हो गए तो मतलब मैसेज रीड भी हो गया। और अगर उसका मैसेज फीडबैक आपके रिस्पांस के टाइम में भी हो सकता है कि अगर हमने उसका रिप्लाई या कुछ भी दे दिया तो वो हो गया हमारा रिस्पांस। तो ये पूरी एक प्रोसेस के फॉर्म में इस तरह से चलता है। तो फीडबैक भी अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी तरह की मैसेजिंग का। फीडबैक इज एसेंशियल फैक्टर इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। इट इज़ द रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर। जो फीडबैक होता है उसको रिस्पॉन्स भी कह सकते हो और रिएक्शन भी कह सकते हो रिसीवर का। भाई जब सेंडर कोई चीज़ भेजेगा तभी रिसीवर उसे रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद वो अगर सिर्फ उसने रीड किया तो हमें रिस्पॉन्स से पता चल गया, हमें उस ब्लू कलर के डबल टिक से पता चल गया कि वो मैसेज रीड हो गया। और अगर उसने तुरंत कोई रिप्लाई दे दिया तो भी पता चल गया कि भाई वो मैसेज उसने रीड कर दिया, तो उसी के हिसाब से उसने रिप्लाई जनरेट किया। तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है जिसके हिसाब से वो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है। ठीक है, फीडबैक साइकिल भी इसमें दी हुई है, लेकिन कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि उसको फिर से एक्सप्लेन करें, बहुत लंबा चौड़ा इसके में दिया हुआ है। तो कम्युनिकेशन साइकिल से मतलब हमारा यही है, इसमें अलग अलग फेज होते हैं। पहले कम्युनिकेशन फॉर्मुलेट होता है, मैसेज फॉर्मुलेट होता है, फिर मैसेज सेंड होता है, फिर रिसीव होता है, फिर डिकोड होता है, फिर फॉर्मुलेट होता है, फिर रिस्पॉन्स आता है। तो मतलब ये फॉर्मुलेट होने का और रिस्पॉन्स ये बीच में ये प्रोसेस कई बार होती है कि पहले मैसेज टाइप हुआ, टाइप होने के बाद मैसेज कोड हुआ किसी और फॉर्म में, फिर वो किसी एक चैनल के थ्रू वो मैसेज वहाँ से सेंड हो गया। सेंड होने के बाद वहाँ दूसरे टर्मिनल में पहुँच गया जिसको रिसीव करना है, वहाँ पर फिर से वो डिकोड हुआ, लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में था उसी लैंग्वेज में चेंज हुआ और वापस हमको रिसीवर को वो मैसेज डिस्प्ले होने लगा। ठीक है, तो डिस्प्ले होने लगा तो फिर वो चीज़ फिर उसके अकॉर्डिंग उसने रिस्पॉन्स दिया। या तो वो फीडबैक उससे मतलब मैसेज रिसीव हो गया, रीड हो गया, इससे पता चल जाएगा हमें फीडबैक, या फिर वो खुद अपना रिस्पॉन्स भेजेगा जिसके थ्रू हमको पता चल जाएगा कि ये मैसेज हमारा रीड हो गया। ठीक है, तो ये बस एक जनरल थ्योरी है किसी तरह की, बाकी इसका कोई वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन अब वो चैप्टर का पार्ट है इसलिए बताना है कि किस तरह से मैसेज जाता है। तो ये मैसेज नॉर्मली हम उसको व्हाट्सएप से रिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे आपको जल्दी समझने में आसानी रहेगी।
बाकी जनरल यूज़र की कोई बातचीत होती है तो उसमें कुछ नहीं होता, सीधे सीधे दोनों लोग बात करते हैं, अपना अपना समझ में आता है। लेकिन अगर वही चीज़ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके होती तो थोड़ा सा फेस अलग हो जाता है। अगर हम लोग टेक्स्ट मैसेज भी करते हैं तो भी यही सारी चीज़ें फॉलो होंगी, अगर हम ईमेल भी करते हैं तो भी यही सारा मेथड फॉलो होगा, अगर हम व्हाट्सएप मैसेज भी करते हैं तो भी ये सारा मैसेज जितना भी आपको दिख रहा है सब सारे मेथड फॉलो होते हैं, लेकिन सब बैकग्राउंड में होते हैं, इसीलिए हमें पता नहीं चलते। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बैकग्राउंड में चल रही हैं, हमको तो सिर्फ मैसेज भेजने और सेंड करने से मतलब है। लेकिन अब ये चैप्टर क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो इसलिए वो सारी चीज़ें थोड़ी बताई जाती हैं, किस तरह से वो कोड होते हैं, किस तरह डिकोड होते हैं, किस तरह से ट्रैवल करते हैं, वो सारी चीज़ें और बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसमें। लेकिन जनरल एक, क्योंकि ये सिर्फ टॉपिक कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में, बाकी उसके कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ होती है, कौन सा डेटा यूज़ होता है, कौन सा चैनल यूज़ हो रहा है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैनल यहाँ पर व्हाट्सएप भी हो सकता है, जीमेल भी हो सकता है, और टेक्स्ट मैसेजिंग होगी तो वो कंपनी भी हो सकती है, तो मतलब अलग अलग चैनल होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक जनरल थ्योरी है एक कम्युनिकेशन की। अगर हम एक वर्बल या नॉन वर्बल रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मेनली ये टेक्नोलॉजी के ही से ही रिलेट करेगा, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो किस तरह से वो कम्युनिकेशन ट्रैवल करते हुए दूसरे रिसीवर पे जाएगा और रिसीवर का काम जो मैसेज सेंड करेगा किस तरह से वो हमारे पास वापस आएगा। ओके, थैंक यू।